हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स गुरुकुल चैनल। आज हम हिंदी मीडियम में लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा कंप्लीट सिलेबस इस तरह से कंटिन्यू अगले लेक्चर्स में चलता रहेगा। तो पूरे सिलेबस के लिए, पूरे चैप्टर्स के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आए उसके लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो फर्स्ट हम यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी ब्रांच में विद्युत क्षेत्र स्टार्ट करते हैं और विद्युत क्षेत्र में हम सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के गुण धर्म क्या होते हैं, किसी भी वस्तु को हम आवेशित किन विधियों द्वारा कर सकते हैं, उसका मात्रक क्या है, ये सब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो किसी भी वस्तु की अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु होती है वो हमेशा उदासीन होती है। उदासीन होने का मतलब ये हुआ कि एक वस्तु मेरे पास है और उस वस्तु पर जितना धनावेश है उतना ही उस पर क्या होगा, ऋणावेश होगा। या फिर जैसे हमने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु में जितने नंबर, जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की उतनी संख्या प्रोटॉनों की होती है, तो और वो उदासीन होता है। ओके, अब वस्तु पर आवेश है वो आता किस तरह से, और जब वो वस्तु पर आवेश आएगा तो वो क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। ओके, तो हमने ये भी पढ़ा है कि वस्तु उदासीन है, तो उदासीन है तो धनावेशित कब होती है, जब उससे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है। और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जाएगा तो जहां से बाहर निकलता है उस पर धनावेश, और जिस पर जा रहा है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। अब देखें कि इस वस्तु पर प्लस आया, इस पे माइनस आया, दोनों को पास में लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, या फिर दोनों एक दूसरे पर एक विद्युत बल लगाती हैं, और वो विद्युत बल है वो किसकी वजह से लगा, आवेश के उत्पन्न होने के कारण लगा। ठीक है, दूसरी एक एग्जांपल, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक प्लास्टिक पेन ले लिया हमने, और प्लास्टिक पेन को अगर हम सूखे बालों में रगड़ते हैं, तो सूखे बालों में रगड़ने पर इस प्लास्टिक पेन के पास अगर मैं एक कागज का टुकड़ा लेके आता हूँ, तो कागज का टुकड़ा इसकी ओर आकर्षित होगा, यानी इसके ऊपर चिपक जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम इसको बिना बालों में रगड़े हुए इस कागज के टुकड़े के पास लेके आएंगे तो इस पे कागज के टुकड़े पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये इस पेन की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इस पेन पर आवेश आएगा ये इसकी ओर आकर्षित होगा। तो पेन का मूलभूत स्वभाव क्या था, किसी भी कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना, लेकिन जैसे ही उस पे आवेश आया ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसका मतलब इस आवेश के कारण ये आकर्षित करने का गुण इस पर उत्पन्न हो गया। तो सिंपल आवेश को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आवेश है वो क्या है, विद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है जिससे वह अपने मूल स्वभाव से भिन्न व्यवहार करती है। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया पेन और कागज वाला, ठीक है, और इसी को हम परिभाषित करते हैं। विद्युत आवेश है वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर इनका अनुभव करता है, या विद्युत बल उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि आवेश जब स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र, आवेश अगर गतिमान है तो वो चुंबकीय क्षेत्र, और अगर आवेश को इन दोनों क्षेत्रों में हम लेके आए तो उस पर बल लगेगा और वो उसका अनुभव करेगा। और यहाँ पर ये इनके बीच जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। तो आवेश जो होता है वो वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसकी वजह से ये प्रभाव वो उत्पन्न करता है, राइट। अब यहाँ पर हम ये लेते हैं कि आवेश के प्रकार हैं वो कितने होते हैं। तो मुख्यतः हमारे पास हमने बेसिकली पढ़ा है कि आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास है धनात्मक आवेश और दूसरा हमारे पास होता है ऋणात्मक आवेश, राइट। अब देखो, आवेश के गुण धर्मों में हम से पहले ये पॉइंट ले लेते हैं कि समान प्रकृति अगर हमारे पास है, आवेश की समान प्रकृति है, समान प्रकृति का मतलब प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो उनके मध्य बल जो लगता है वो कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और असमान या विपरीत प्रकृति के आवेश हैं
तो उनके मध्य जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है हमारे पास? आकर्षण बल लगता है, राइट। तो ये तो हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अब आपको सिंपल ये पूछा जाए कि किसी क्रियाकलाप द्वारा ये दर्शाइए कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो ये भी हम एक क्रियाकलाप द्वारा दर्शा सकते हैं। मान लेते हैं कि हम किसी धागे से एक कांच की छड़ को लटकाते हैं, ठीक है, और कांच की छड़ पर इस समय मान लिया जाए कि कौन सा आवेश है? धनावेश। और इसी कांच की छड़ के पास अगर हम एक दूसरी कांच की छड़ लेके आते हैं और उस पर भी कौन सा आवेश है? धनावेश। तो जैसे हम इनको पास लाएंगे ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो दूर भागेंगे तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर हम इसके जस्ट उल्टा लें, अगर हम एक कांच की छड़ के पास एक प्लास्टिक की छड़ लेके आए और उस पर आवेश है वो ऋण आवेश है, तो दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो इसका मतलब विपरीत या असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि समान प्रकृति के आवेश यहाँ पे तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन क्या समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्या समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं? तो बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? नहीं कर सकते। लेकिन एक अवस्था ऐसी है जब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, और वो कंडीशन क्या देखें? बिल्कुल, दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। अब ये कब कर सकते हैं? जब एक वस्तु पर आवेश बहुत अधिक मात्रा में हो और एक वस्तु पर आवेश बहुत अल्प मात्रा में है, तो उस स्थिति में दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या कहा मैंने? जब एक वस्तु पर आवेश बहुत अधिक मात्रा में है और एक वस्तु पर आवेश बहुत अल्प मात्रा में है, तो उस स्थिति में वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो यहाँ पे देखें, एक वस्तु ये है जिस पर आवेश है धनावेश और वो बहुत अधिक मात्रा में है, और एक छोटी वस्तु लें और या उस पर आवेश है वो बहुत ही अल्प मात्रा में है। ओके, अब देखो, इस धनावेश के कारण यहाँ पर जितना भी ऋणावेश है वो इसके और आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में धनावेश यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऋणावेश है वो उत्पन्न हो जाएगा, और ऋणावेश उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पे देखो ये धनावेश है वो अल्प मात्रा में है, तो इसका प्रभाव नगण्य होगा इस ऋणावेश की तुलना में। तो इसका मतलब इस धनावेश और इस ऋणावेश के मध्य क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो इसका मतलब ये एक दूसरे की ओर क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि एक वस्तु पर या एक जगह पर आवेश बहुत अधिक मात्रा में है और एक पर बहुत कम मात्रा में है, तो उस स्थिति में दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी स्थिति है कि एक वस्तु ये है हमारे पास और दूसरी वस्तु उतने आकार की और उतने लगभग उतना ही आवेश है, समान प्रकृति है, तो उस स्थिति में दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, ये हमारे पास आवेश की बात हो गई। अब देखें आवेश को हम किस तरह से नापते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, अलग अलग पद्धतियों में आवेश को हम किस तरह से निरूपित करते हैं। तो आवेश के लिए हमने विद्युत धारा का एक सूत्र पढ़ा था। धारा जो होती है वो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है, तो वहीं से हम आवेश का मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए, तो आवेश का मात्रक जो होता है वो हमारे पास एसआई पद्धति में वो होता है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से निरूपित करते हैं।
ओके, अब देखें धारा का सूत्र जो पढ़ा हमने, I बराबर Q अपॉन T, और Q जो है वो हमारे पास है आवेश और T है वो समय। तो आवेश Q बराबर क्या है हमारे पास, I इंटू T। तो इसका मतलब 1 कूलाम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से 1 कूलाम को हम परिभाषित करना चाहें तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यदि 1 सेकेंड में चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी, 1 कूलाम होगी। ओके, तो ये हमारे पास 1 कूलाम की डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब देखो कूलाम का सीजीएस मात्रक क्या होता है और सीजीएस मात्रक का एसआई मात्रक के साथ संबंध क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सीजीएस मात्रक देखें, देखो एक होता है हमारे पास फ्रैंकलिन और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर वैद्युतिकी मात्रक। सीजीएस मात्रक में हम लेते हैं ईएसयू। ईएसयू जो होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर वैद्युतिकी मात्रक, या इसी को हम फ्रैंकलिन से भी डिनोट करते हैं। तो फ्रैंकलिन जो होता है वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। ओके, तो फ्रैंकलिन जो है वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, और इसी में एक मात्रक और होता है जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक, या इसको हम बोलते हैं एब कूलाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम ईएमयू से डिनोट करते हैं। ओके, तो कूलाम और ईएसयू या फ्रैंकलिन में जो हम रिलेशन निकालते हैं, संबंध लिखते हैं, वो हमारे पास संबंध होता है। कई बार संबंध पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो 1 कूलाम जो होता है वो होता है हमारे पास 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू के बराबर, और इसी को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 9 फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन ईएसयू सेम है, और ईएसयू और एब कूलाम में संबंध होता है, और 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू जो होता है वो 1/10 ईएमयू के इक्वल होता है, यानी कि एब कूलाम के इक्वल होता है, बराबर होता है। ओके, फ्रैंकलिन जो है वो एक सबसे छोटा मात्रक है, इसका मतलब एक बड़ा मात्रक भी होगा। तो कूलाम है वो एक बड़ा मात्रक है, और इसी के साथ एक बड़ा मात्रक होता है फेराडे। तो आवेश का बड़ा मात्रक कूलाम और फेराडे। तो फेराडे और कूलाम के बीच एक संबंध होता है। तो 1 कूलाम जो होता है वो 96,500 कूलाम, सॉरी 1 फेराडे जो है वो इतने कूलाम के बराबर होता है। ओके, तो ये हमारे पास इन दोनों में संबंध आ गया। अब जैसे मैंने कहा कि कूलाम जो है वो एक बड़ा मात्रक है, तो इसका मतलब अल्प मात्रक भी हम काम में लेते हैं। तो अल्प मात्रक के लिए जैसे हमने प्रीफिक्स पढ़े थे 1 मिली कूलाम, और 1 मिली कूलाम है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻³ कूलाम के इक्वल हो जाएगा। 1 माइक्रो कूलाम है वो 10⁻6 कूलाम के इक्वल हो जाएगा। 1 नैनो कूलाम लें तो 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। 1 पिको कूलाम है तो ये 10⁻⁻12 कूलाम के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब एक वस्तु पर अगर हमें 5 माइक्रो कूलाम आवेश दिया हुआ है, तो इसको जब हम बदलेंगे कूलाम में तो हमारे पास जो आवेश होगा वो कितना होगा, 5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम होगा। ओके, तो ये हमारे पास आवेश का मात्रक
यहाँ से देखो एक दो पॉइंट और देख लेते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वो आवेश का मूल कारण जो होता है वो वस्तु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो वस्तु का आवेशन या वस्तु जब आवेशित होती है तो उसका मूल कारण जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होते हैं तब हमारी वस्तु है वो आवेशित होती है। तो इसका मतलब देखो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होगा जब वो आवेशित होती है। तब देखो सीधी सी बात है, धनावेशित वस्तु की अगर हम बात करें, धनावेशित वस्तु, तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई है, तभी वो धनावेशित हुई है। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो हमने पढ़ा है 9.1 × 10⁻31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो इतना द्रव्यमान कम होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इतना द्रव्यमान कम होगा। तो धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान में कमी होगी जब वो आवेशित होगा। तो इलेक्ट्रॉन, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। और अगर ऋणावेशित वस्तु है तो ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसमें बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये द्रव्यमान काफ़ी कम होता है, इसकी वजह से हमें वस्तु के द्रव्यमान में जो अंतर है, जो बदलाव, वो हमें महसूस नहीं होता। ओके, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में द्रव्यमान में बदलाव होता है। दूसरा पॉइंट, वस्तु आवेशित होती है उसका मूल कारण इलेक्ट्रॉन ही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक से आसानी से अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन आसानी से अलग नहीं हो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ही वस्तु के आवेशन के लिए उत्तरदायी क्यों होते हैं, तो उसका कारण ये है कि वो उनको नाभिक से हम आसानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आवेश को किसी भी वस्तु पर हम लाते हैं तो किन विधियों द्वारा लाते हैं, या फिर ऐसे समझें कि किसी भी वस्तु को जब हम आवेशित करते हैं तो किन विधियों द्वारा उसको आवेशित करते हैं, आवेश के गुण धर्म हैं वो क्या होते हैं।